कोई उनके हराना तो दूर रहा, उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। तो आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक टक्कर में है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, पूरा सरकार, संगठन और हमारी माताजी उन कार्यों को पूरा करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर नहीं की गई हैं, तो इसको लेकर कुछ रणनीति इस बार आ रही है? जिस तरीके से अभी हमारे लोगों के अंदर उत्साह है वो 25,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने हमारे पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। चलिए इनसे जानते हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में क्या कुछ रणनीति बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्वती दास जी को जो है टिकट दे दिया गया है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि कितनी ज़्यादा तैयारी के साथ इस बार बीजेपी मैदान में उतर रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं इंदर सिंह फरसवान, जिलाध्यक्ष से भाजपा बागेश्वर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी रणनीति ऐसी है जो बीजेपी सरकार इस बार लेकर आ रही है? देखो, बागेश्वर में एक हमारा जो दुर्भाग्य रहा कि हमारे माननीय मंत्री चंदन राम दास जी जो बहुत ही जनप्रिय और लोकप्रिय थे, उनके द्वारा इतने ऐतिहासिक कार्य बागेश्वर में किए गए, इसलिए कोई उनके हराना तो दूर रहा, उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए आज ये दुर्भाग्य कहेंगे हम बागेश्वर का कि हमें उपचुनाव में जाना पड़ा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के इतने आतुर हैं कि लगातार कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं कि इस दिन 5 तारीख को हम एक बड़े बहुमत, बड़े अंतर के साथ जिनको पार्टी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है, उनके धर्मपत्नी पार्वती दास जी को हम उनको ऐतिहासिक अंतर से जीत दिलाएंगे और एक श्रद्धांजलि के रूप में माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देंगे। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर नहीं की गई हैं, तो इसको लेकर कुछ रणनीति इस बार आ रही है तैयार होकर? देखिए, कांग्रेस अपनी कमी छुपाने के लिए ये बातें बोल रही है। सब पूरा जनपद जानता है कि पूर्व में पूरी कांग्रेस की सरकारें रहीं और बागेश्वर में कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। आज आप देखेंगे जनपद बागेश्वर जिला अस्पताल का ही अगर आप संज्ञान लेंगे, भ्रमण करेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जनपद में नहीं, चाहे सीटी स्कैन मशीनें हों, ये अपना ऑक्सीजन प्लांट हो, बच्चों के लिए अलग से वार्ड हों। और इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी का एक सपना था यहीं खोली पर 200 बेड का अस्पताल की उनके द्वारा तुरंत वो जियो जारी होने वाला था। ऐसे ही हमारा काफलीगढ़ में महाविद्यालय का भी जियो जारी होने वाला था। जो माननीय मंत्री जी के इस 5 साल में मिशन में जो 10 कार्य थे वो लिस्ट हमारे पास है। उसमें जो कार्य पूरे लगभग पूरे हो गए, 2-3 काम जो छूटे थे वो बहुत बड़े बड़े थे। इसमें गरुड़ में भी हमारा मेडिकल कॉलेज का था, तो उनको भी उनका तुरंत पूरा करने का लक्ष्य था, वो भी पूरा होगा। कांग्रेस ने अपना कुछ कर पाई नहीं और जनता ने उनको इसका फल भी दिया, वो कहीं हमारे नज़दीक नहीं फटक पाए। आज कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी, यहाँ कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं थे। उनके जो प्रत्याशी खुद मैदान छोड़ के भाग गए हैं और उनके द्वारा एक भारी प्रत्याशी जिनको हमने 3 बार जनता ने नकारा है, वो आज भावुक होकर कभी अभी पिताजी ने कहा था कांग्रेस में चले जाना, कभी माता जी ने कहा था कांग्रेस में जाना, इस बेस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है, हम कोई हमारे संगठन के पास नहीं पहुंच सकता है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र बिष्ट जी भी मौजूद हैं, इनसे मैं खास बातचीत कर लेती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके चैनल का। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या कुछ रणनीति हैं, क्या कुछ नया कुछ ऐड कर रहे हैं मैनिफेस्टो में, किस बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट का और अपने उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे 4 बार के यहाँ विधायक और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ईमानदार जिनकी छवि थी पूरे उत्तराखंड पर, इस विधानसभा में नहीं, ऐसे स्वर्गीय चंदन राम दास जी का निधन हुआ, जो आकस्मिक आघात था हमारे लिए और पार्टी के लिए भी आघात था और इस विधानसभा के लिए भी था, इनके परिवार के लिए भी था। अब ये उपचुनाव की संवैधानिक व्यवस्था थी तो हमको उपचुनाव में आना पड़ा। उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, पार्वती दास जी को। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश के सभी और विशेषकर इस विधानसभा के सभी मतदाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, उनका पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदारी और सच छवि थी। बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान थी माननीय चंदन राम दास जी की। उनकी धर्मपत्नी को उनके परिवार से टिकट दिया गया है और वो सहानुभूति के पूर्वक भी पूरी इस विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक मतों से वो जीतने वाले हैं। और संगठन की तरफ से भी हम सब लोग बूथ स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, हम कोई अन्य राजनीतिक दलों की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह केवल चुनाव पर आने वाली पार्टियाँ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता साल के 365 दिन तैयार रहते हैं। हमने अपनी बूथ रचनाएँ,
अपने शक्ति केंद्र, अपने पन्ना प्रमुख तक की रचना है। और मैं ये भी आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे विश्व के अंदर सबसे माइक्रो प्रबंधन का अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी है। और हम उसी आधार पर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव को लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता एक साथ और एकजुट होकर करते हैं, किसी प्रकार की गुटबाजी यहाँ पर नहीं रहती है। और माननीय जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके प्रति उनके परिवार की क्या, पूरे विधानसभा की, पूरे हम तो कहते हैं कि पूरे प्रदेश की बहुत संपत्ति है, सहानुभूति है। और वो आई हैं चुनाव मैदान पर, हम सब लोग उनके साथ हैं, उनका परिवार और हम सब लोग मिलकर और इस अपना विधानसभा के मतदाता बहुत उत्साहित होकर उनको चुनाव लड़ेंगे। ऐतिहासिक मतों से हम उनको जिताने वाले हैं। लगातार कांग्रेस ने जब से बसंत कुमार को जब से प्रत्याशी बनाया है तब से ये बात उठ रही है कि अब वो आ गए हैं तो उनके वोट भी मिल जाएंगे, प्लस कांग्रेस के जो पहले से वोट है वो मिल जाएंगे। तो एक तरीके से वो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वोटिंग बैंक उनका बढ़ गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बसंत कुमार जी ने पिछले बार चुनाव आप पार्टी से लड़ा था, तब उनके बयान थे और वीडियो मौजूद हैं और सारे वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिस पार्टी में आज वो प्रत्याशी बने हैं, उन्होंने कहा ये पार्टी जो है ये डूबता हुआ जहाज है, इस पर कौन चढ़ना चाहेगा। ये बयान उनके साक्षात है। आज उसी पार्टी में वो सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो आप ही से पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी को उन्होंने कहा था कि ये पार्टी डूबता हुआ जहाज है, उस पार्टी में सवार होकर फिर वो चुनाव के प्रत्याशी बने, ये जनता को भी मालूम है, सबको मालूम है। तो आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक टक्कर में है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि हमारा कैडर बोर्ड है, हमारी पार्टी बहुत संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत पार्टी है। हमारे बूथ स्तर से नीचे आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब राजनीतिक पार्टियां केवल चुनाव पर काम करने आती हैं, चुनाव के उसमें धन बल का प्रयोग करती हैं, अन्य संसाधनों का प्रयोग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे नीचे बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख की टोली से लेकर यहाँ तक का हमारा बहुत मजबूत संगठन है। और किसी आधार पर यह नहीं हो सकता कि धन बल का कोई प्रयोग चलेगा। उन्होंने किया होगा, पिछले बार कोई प्रयोग किए होंगे, लेकिन ये सब प्रयोग उनके निराधार रहने वाले हैं और बहुत ऐतिहासिक मतों से हम जीतने वाले हैं। 5 तारीख को वोटिंग है सर, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बागेश्वर विधानसभा के सभी मतदाताओं से, अपनी जो यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय जनता है, मेरा उनसे आप यही निवेदन है कि स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी को हमने खोया है और इसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे उत्तराखंड सरकार में भी उनके बराबर लोकप्रिय और बहुत सरल स्वभाव का हमारे पास कोई मंत्री कम थे। और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी इस विधानसभा में तो उनकी लोकप्रियता का मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग उनके नाम पर बहुत ज़्यादा वो दुख व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच से चले गए। तो ऐसे प्रतिनिधि की पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा कि एक सहानुभूति के रूप में और चंद्रनाम दास जी को संतराज जी के रूप पर सब मतदान करेंगे और उनके भारी मतों से जिताएंगे। ऐसा मैं इस विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता हूँ। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस आरोप भी कर रही है, प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं ना, और जैसा कि अभी सर ने बोला है कि काम हुए हैं, तो मैं यही आपसे सबसे पहला सवाल रखना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले इंटरव्यू में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये बात कही कि सड़कें भी जो बनाई गई हैं यहाँ पर बहुत सी, वो कांग्रेस के टाइम में ही बना दी गई थी, तो ऐसा कोई काम नहीं किया है पूर्व विधायक ने। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कौन से वो काम है जो आप जनता को बताना चाहते हैं कि हाँ ये काम हुए हैं? नैना, जैसा आपको पता है कि आपने 2022 का जो चुनाव था उसको भी आपने कवर किया था और ऐसे ही कितने आरोप प्रत्यारोप विपक्षियों ने उस समय भी लगाए थे। और आप भी जानते हैं हमारे पिताजी जो उस समय खुद बीमार थे और सिर्फ 3 या 4 दिन वो क्षेत्र में जा पाए थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि उनके कार्यों को और उनकी जो लोकप्रियता थी और हमारे जो संगठन की जो ताकत थी, उसके बदौलत वो घर में रहते हुए भी 12,000 वोटों से अधिक मतों से जीते और उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया। और आप जानते हैं कि 1 साल का कम कार्यकाल रहा जिसमें वो 2 या 3 बार बीमार भी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उत्तराखंड में सरकार में रहते हुए बागेश्वर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए। आप जानते हैं कि उसमें आपका हमारा जो खेल स्टेडियम है उसकी स्वीकृति मिल गई है, उसका जल्दी ही उसका काम शुरू भी होने वाला है और ऐसे बहुत से कार्य थे। अब चूँकि आप जानते हैं कि 2022 में पूरी जनता का जो मैंडेट था वो चंद्रनाम दास जी को मिला था और वो मिला था 2027 तक के लिए, तो जनता ने उनको 2027 तक के लिए चुना था। अब हमारा ये एक दुर्भाग्य है कि उनको बीच में उनके साथ अब दुर्घटना हमारे परिवार के साथ ही नहीं पूरे विधानसभा के साथ हुई है और
बस यह है कि लोगों को एक और अन्य अवसर यहाँ पर मिल गया है चुनाव लड़ने का। तो मुझे लगता है कि जनता को सब कुछ पता है, उनकी जो लोकप्रियता है वो सब पता है, और जितने भी सड़कें रोडें आज भी उनके जाने के बाद भी उनके शासनादेश जारी हो रहे हैं। तो हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज़ का विश्वास जनता को दिलाया था कि भले ही हमारे पिताजी चले गए हैं लेकिन उनके जाने के बाद भी उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनकी स्वीकृति दी, और आगे भी ऐसे कार्य होते रहेंगे। और जनता पूरा मन बना के बैठी है कि उनको आशीर्वाद देंगी और पुनः हमारी माताजी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा भेजेंगी। अगर बात करूं उनके कुछ अधूरे कामों की, तो क्या कुछ रह चुके हैं या फिर आप कुछ अपनी तरफ से या माताजी को ऐड करना चाहती है, तो वो कुछ काम क्या है? उनके अधिकतर काम पूरे हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अल्पकाल में अपने अधिकतर कामों को पूरा किया है। अब जो कार्य होने थे, अब चूंकि जब असामयिक निधन हो गया तो वो कार्य अब जो कि है वो अभी होने हैं, और पूरा सरकार संगठन और हमारी माताजी उन कार्यों को पूरा करेंगी। उसमें जैसे सीवर लाइन वो बिल्कुल होने वाली थी और बिल्कुल उसका हो सकता है कि ये हो भी जाता, लेकिन अब 2-3 महीने से चूँकि अब यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं है, तो जैसे ही 8 सितंबर को हमारे यहाँ से प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, ये जितने भी कार्य हैं वो सब प्रोसेस में हैं, सारे होने हैं और हो जाएंगे बहुत ही, इसमें कोई किसी तरीके की कोई शक वो नहीं है। बात करें अगर रणजीत दास जी की, तो उन्होंने बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर ली है, और अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो कि परिवार अपना बदलने का काम जो है कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कार्यकर्ता के आधारित संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। अब देखिए, ठीक चुनाव के समय पर रणजीत दास जी का यहाँ आना हमारे संगठन की मजबूती को बयान करता है कि उन्होंने ऐसे समय पर, जब हो सकता है कि कांग्रेस से भी उनको टिकट मिल जाता, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की पार्टी है, जिसमें एक पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने हमारे पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। अपना नाम बताइए। मनोज ओली हूँ, पूर्व प्रतिनिधि रहा हूँ माननीय मंत्री जी का। 5 तारीख को वोटिंग है सर, किस तरह से आप इस बार उपचुनाव को देख रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्वर्गीय माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, और निश्चित रूप से उन्होंने जो अपने पिछले 3 बार के कार्यकाल में जो काम किए हैं, उन कामों को गिना पाना इतने कम समय में आसान नहीं है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ जिस तरीके से आज उनके निधन के बाद एक क्षति तो हमें हुई है, लेकिन जिस तरीके से हमारा युवा, हमारी माताएं, हमारी बहनें आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उत्सुक हैं, तो उससे हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम बहुत अंतराल के साथ यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से पिछली बार उनकी अस्वस्थता की वजह के कारण भी 15,000 वोटों से हमने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, और अभी हमारी जो कैंडिडेट हमारी माताजी हैं वो एक शिक्षित महिला हैं, और उनका महिलाओं के बीच में पहले से भी लगातार मंत्री जी के साथों लगातार काम करते हुए आई है, और वो एक परिपक्व महिला हैं। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ जिस तरीके से अभी हमारे लोगों के अंदर उत्साह है, वो 25,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। और जहाँ तक रही विपक्ष के प्रत्याशी की, जो प्रत्याशी आज तक बोलता था मैं कांग्रेस के टिकट को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ, क्या आज वो इन लोगों का क्या विकास करेगा? मैं जानना चाहता हूँ, जो बोलता था कि पंडितवाद से मुक्ति दो, ठाकुरवाद से मुक्ति दो, जातिवाद में इस क्षेत्र को बांटना चाहता था, क्या आज उस क्षेत्र का विकास करेगा? मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, हमें एक शिक्षित ऐसी महिला के रूप में हमारी पार्टी ने तय करके हमारी माता के रूप में हमें यहाँ पर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से वो मंत्री जी के जो हमारे अधूरे काम रहे हैं, मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात करूँ, हमारे मंत्री जी 95% अपने विधानसभा के अंदर पूरे काम किए हैं। जो 5% हमारे काम बचे हैं, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ मेरी माता जी शिक्षित है और उसको पूरा करेगी। और पूरा हमारा संगठन, अभी मैं देख रहा था कि बरसात आ गई और बरसाती मेढक मैदान में आ गए हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे जिले के अंदर, मैं बीच में देख रहा था कई लोगों की बयानबाजी यहाँ पर आ रही थी कि ये लोग बूथों में मस्त हैं। अरे हमारे पास बूथ है तो हम ही लोग तो मस्त रहेंगे, इनके पास बूथ में कार्यकर्ता ही नहीं है, बूथ नहीं है तो ये लोग कहाँ से मस्त रहेंगे? मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम 25,000 वोटों के साथ यहाँ पर विजय हासिल करेंगे। एक लगातार ये हॉस्पिटल का जो सवाल है वो लगातार हर कोई उठाता है, चाहे वो जनता हो, क्योंकि जनता के बीच में भी हम गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखी हो तो इससे पहले हमने कांग्रेस कार्यकर्ता से भी बात की है, तो इस चीज़ को, हॉस्पिटल की चीज़ों को, मतलब हॉस्पिटैलिटी को किस तरीके से देखेंगे? देखिए मैडम, हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, आप 2007 से पहले का उठा के लीजिए, हमारे हॉस्पिटल में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लड बैंक से लेकर बच्चों के लिए अलग वार्ड से लेकर अपना ऑक्सीजन प्लांट से लेकर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी विभागों के डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध हैं। और 2007 से पहले का आप एक बार उठा के लीजिए, वहाँ किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और हमारे मंत्री जी का सपना था और कि मेरे विधानसभा के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, वो अभी उन्होंने अपने जाने से पूर्व उसकी भी घोषणा करी है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि हमारी विधानसभा के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी हमारी माता जी तुरंत बनने के बाद हम उसको भी
भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे जो अच्छा। इस बार जनता सोच ले कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो फिर हॉस्पिटल की जो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। हमारी माता जी जैसी जीतती है हम हॉस्पिटल की और जो थोड़ी छोटी मोटी हमारी जो समस्याएं हैं, पहले तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय में हमारी पूरे डॉक्टर हैं, जो भी हमारे मंत्री जी के सपने थे, डायलिसिस सेंटर इतना बड़ा यहाँ पर था नहीं, आज डायलिसिस सेंटर भी हमारे इधर बागेश्वर विधानसभा के अंदर है। लेकिन जो भी कमियां हैं हम तुरंत, हमारी माता जी जीती है, मैं पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पहला काम हमारा हॉस्पिटल से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद नैना। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता। हमने क्या कुछ खास बातचीत की है ये आपने अच्छी तरह से सुना है और लगातार मैं आपको बागेश्वर के उपचुनाव से रिलेटेड हर एक अपडेट देती रहूंगी, तो आप लोग देखते रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।